नमस्कार। नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं रिचा जैन कालरा। अच्छे लुक्स के लिए आजकल ग्रूमिंग और खासकर हेयर स्टाइलिंग की काफ़ी मांग है। इस पेशे में अब कई बदलाव भी आ रहे हैं, जिससे युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। हमने बात की हेयर स्टाइलिंग की दुनिया के कुछ जाने माने नामों से, जो सफल बिजनेस की कहानी लिख रहे हैं। जेंजी के लिए स्टाइलिश, ट्रेंडी और कैमरा रेडी दिखना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि अपनी पहचान जताने का तरीका है। नया हेयर कट, हेयर कलर और मेकओवर पर युवा खुलकर खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि हेयर स्टाइलिंग आज आत्म अभिव्यक्ति के साथ साथ तेजी से बढ़ता हुआ रोजगार और उद्यमिता का क्षेत्र भी बन रहा है। हेयर स्टाइलिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि हजारों लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके दे रही है। मिलिए जावेद हबीब से, जो भारत की हेयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत विरासत है। उनकी कहानी केवल एक सफल ब्रांड बनाने की नहीं बल्कि पीढ़ियों पुरानी हेयर स्टाइलिंग कला को नए दौर की पहचान देने की है। उनके पिता हबीब अहमद देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों के हेयर स्टाइलिस्ट रहे और आज जावेद हबीब उसी विरासत को आधुनिक सोच, कौशल और उद्यमिता के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। इस सालों का काम मतलब सिर्फ बाल काटना नहीं है। आप उसके टीचर बन सकते हैं, आप उस पर राइट अप लिख सकते हैं, आप कॉस्मेटिक शुरू कर सकते हैं, आप एक किसी बड़ी कंपनी के साथ में एक कंसल्टेंट बन सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन क्या होता था? ओ सिर्फ बाल काटना नहीं, बाल काटना एक बहुत छोटा पार्ट है। आप अपनी सालों शुरू कर सकते हैं, उसकी फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं। मतलब आप इसका स्कोप देखिए ना, सिर्फ सालों नहीं है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है। एक सक्सेसफुल हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं बल्कि प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपोजर की जरूरत होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग और क्लाइंट हैंडलिंग जैसी स्किल्स गेन कर रहे हैं और खुद को इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। देश भर में खुल रही हेयर अकादमियां युवाओं को हुनर के दम पर करियर बनाने का अवसर दे रही हैं। यहाँ छात्र केवल हेयर कटिंग और स्टाइलिंग ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकें, ग्रूमिंग, ग्राहक सेवा और प्रोफेशनल सैलून प्रबंधन की ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं, जिससे वो उद्योग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को सर ने बहुत कुछ सिखाया है। सेक्शन होल्डिंग कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा सीखा है मैंने इधर। वैसे तो काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्टों को देखा है, मतलब रील्स वगैरह में देखते हैं। जावेद सर को देखा है काम करते हुए, और वैसे भी कुछ अंदर से इंटरेस्ट था, मतलब कि हाँ सैलून लाइन में प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। बढ़ती कार्यशील आबादी, दोहरी आय वाले परिवारों और व्यस्त जीवन शैली के कारण प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत की हेयर इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ सैलून तक सीमित नहीं है। अब स्टार्टअप्स की नई पीढ़ी बालों को ही एक मूल्यवान उत्पाद में बदलकर इस क्षेत्र को नई दिशा दे रही है। हेयर इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ सिजर्स और स्टाइलिंग चेयर्स तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे है एक पूरी इकोनॉमिक चेन, जो कि रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल मेकओवर तक का सफर तय करती है। और इसी चेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हेयर एक्सटेंशंस का बढ़ता बिजनेस। ऐसे ही स्टार्टअप्स में से एक है हेयर ओरिजिनल्स, जिसकी स्थापना 2018 में जितेंद्र शर्मा ने की थी। 100% प्राकृतिक बालों से बने हेयर एक्सटेंशंस और विग्स के जरिए ये कंपनी युवाओं को अपनी पसंद के अनुसार नया लुक अपनाने का अवसर दे रही है। सोशल मीडिया और बदलते फैशन ट्रेंड्स ने इसकी मांग को और बढ़ाया है। अब जाके लोग बालों के साथ भी नए नए एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। अगेन ये सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में होता आया था, अब ये धीरे धीरे हमारे इंडिया में, खास तौर से हमारी जेनजी ऑडियंस इसको और ज़्यादा अडेप्ट कर रही है। इस कहानी की खास बात सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि इससे जुड़ा रोजगार तंत्र भी है। हेयर एक्सटेंशन ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले कई कुशल हाथों से होकर गुजरते हैं। स्थानीय समुदाय की महिलाएं सफाई, छटाई, प्रोसेसिंग और तैयार करने जैसे कामों में जुटी हैं। ये पहल उन्हें आय, आत्मनिर्भरता और नए कौशल हासिल करने का अवसर दे रही है।
इंडिया से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पर मंथ हेयर इंडिया से बाहर जाता है। अगर ये प्रोसेसिंग हम बेसिक लेवल पे गांव में और हमारे जो बेसिक कस्बों में करें तो तकरीबन 30 लाख लोगों को भारत में रोजगार की सुविधाएं मिल सकती हैं, वो भी गांव में। हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी इंडस्ट्री आज केवल फैशन का नहीं बल्कि रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का भी बड़ा मंच बन चुकी है। सैलून से लेकर स्टार्टअप्स तक ये क्षेत्र दिखा रहा है कि हुनर, रचनात्मकता और नई सोच के दम पर युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकते हैं। आज हम जितनी तेजी से नए गैजेट्स और तकनीक को अपना रहे हैं, उतनी ही तेजी से ई वेस्ट और कचरा भी बढ़ रहा है, जिसका समाधान जरूरी है। देश के युवा भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कोई पुरानी बैटरियों से कीमती मिनरल्स को निकाल रहा है, तो कोई शहरों के कचरे को रिसाइकिल कर नई वैल्यू बना रहा है। आइए देखते हैं कैसे कचरा अब कमाई और नए अवसरों का जरिया बन रहा है। आज मोबाइल फोन, लैपटॉप और इन जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हर साल नए डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन जो गैजेट्स अब इस्तेमाल में नहीं है या फिर खराब होने के बाद इनकी बैटरीज पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, अगर इन्हें सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये मिट्टी और पानी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बेंगलुरु में एक स्टार्टअप पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल करने पर काम कर रहा है, जहां इस्तेमाल हो चुकी बैटरीज को प्रोसेस करके उनसे दोबारा इस्तेमाल लायक मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। यानी जो बैटरीज कभी वेस्ट मानी जाती थी, अब वही नए रिसोर्सेज में बदली जा रही है। जो ब्लैक मास है जिसमें कोबाल्ट, निकल, लिथियम, मैंगनीज ये सारा है, इस ब्लैक मास को हम आगे प्रोसेस करते हुए अब देख सकते हैं कि इसमें कलरफुल मतलब हर अलग अलग रंग का मटेरियल निकलता है। आप देखिए ये कोबाल्ट है, ये निकल है, ये मैंगनीज है, ये लिथियम है। रिसाइकलिंग के दौरान बैटरीज में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स अलग किए जाते हैं। ये वही मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल नई बैटरीज बनाने में होता है। यानी एक तरफ वेस्ट कम हो रहा है तो दूसरी तरफ उसी से नया रॉ मटेरियल भी तैयार हो रहा है। इससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है। ये टेक्नोलॉजी से बाहर से जो हम लोग लिथियम इंपोर्ट करना था, उसको एकदम कर्ब करके भारत को हम लोग देश के लिए आत्मनिर्भर भारत का पॉलिसी को लेके कंपनी चल रही है। इस पहल की शुरुआत इंजीनियरिंग के दो छात्रों अनुपम और अरविंद ने मिलकर की थी। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये काम आज बड़े स्केल तक पहुंच चुका है। इस दौरान उन्हें कई संस्थानों का सहयोग मिला और उनके लो कार्बन टेक्नोलॉजी मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। हर स्टेज में हमको कभी नीति आयोग ने सपोर्ट किया, कभी ऑयल इंडिया ने सपोर्ट किया, कभी यूनाइटेड नेशन ने हमारे प्रोसेस को सर्टिफाई किया। हमारे प्रोसेस को सर्टिफाई करके हमारे को लोएस्ट कार्बन एमिटिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया। एक तरफ जहां पुरानी बैटरियों के कचरे को रिसाइकिल करके लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कीमती मिनरल्स दोबारा हासिल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के पर्यटन शहर भी अब स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केरल का खूबसूरत शहर कोची सिर्फ अपनी बैकवाटर्स और पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि आधुनिक कचरा प्रबंधन मॉडल के लिए भी चर्चा में है और वैज्ञानिक तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। यहाँ कचरे को सीधे फेंकने के बजाय पहले अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, फिर प्लास्टिक, पेपर और दूसरे सामान को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इससे न सिर्फ शहर की साफ सफाई बेहतर हो रही है बल्कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा रहा है। अभी हमारा पूरा छोटा गाड़ी तुम देख रहे हैं वार्ड लेवल जा रहा है और पूरा जीपीएस ट्रैक्ड है। सो उधर से इधर आएगा ना, इधर से भी हम 11 फंक्शनल ऐप्स है वेयर हम कैसा गांव से वेस्ट आया, कैसे सॉर्ट किया, किधर जाया, पूरा ट्रेसेबल किया। और ये मंथली हम लोकल गवर्नमेंट की, लोकल ऑफिशियल्स, स्वच्छ भारत ऑफिशियल्स भी सबमिट कर रहे हैं। से
एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी का ये नया मॉडल अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स, स्थानीय समुदायों और युवाओं की साझी सोच बन चुका है। जहां पुरानी बैटरी से निकल रहे हैं कीमती मिनरल्स, वहीं शहरों का वेस्ट बन रहा है फ्यूल और नई ऊर्जा का स्रोत। यानी आने वाले भारत में वेस्ट की पहचान सिर्फ कचरे की नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी होगी। और शायद यही बदलाव भारत को क्लीनर सिटीज, स्मार्टर सिस्टम्स और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा कदम साबित होगा। जिस तरह से देश में फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से लेकर भविष्य की एयर टैक्सी तक नए-नए सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं और इस बढ़ती इंडस्ट्री में युवा भी जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे भारत की मोबिलिटी दुनिया के एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। बढ़ता प्रदूषण, ईंधन की बढ़ती कीमतें और स्वच्छ परिवहन की बढ़ती जरूरत, इन चुनौतियों ने दुनिया भर में परिवहन के लिए नए विकल्प तलाशने की जरूरत पैदा की है। अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें और बाइक पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। लोग सिर्फ ईंधन बचाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले सत्येंद्र शर्मा भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चुना है। सबसे बड़ी चीज तो पॉल्यूशन नहीं करती और नॉर्मल व्हीकल सस्ती पड़ती है, चीप पड़ती है हमारे को, स्मूथ बहुत है। ये सब चीज देख के जब मैंने टू व्हीलर लिया था। सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, सरकार भी इस बदलाव को गति देने के लिए नई नीतियों और योजनाओं के जरिए स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि आज भारत के युवा स्टार्टअप्स सिर्फ नई कंपनियां नहीं बना रहे, बल्कि विश्व स्तरीय तकनीक भी विकसित कर रहे हैं। चेन्नई का ऐसा ही स्टार्टअप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप है, जिसे भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB का समर्थन और फंडिंग मिली है। इसकी खास पहचान है हाई वोल्टेज तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। पहली नजर में ये एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लगती है, दमदार डिजाइन, जबरदस्त परफॉर्मेंस और स्पोर्टी लुक। लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर छिपी तकनीक में है। जहां नॉर्मल टू व्हीलर इलेक्ट्रिक को चार्जिंग सिस्टम पे निर्भर रहना होता है, तो वहीं यहाँ के इंजीनियरों ने डेवलप किया एक ऐसा सिस्टम जहां कारों से निकलने वाली हाई वोल्टेज तकनीक अब बाइक में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें वही हाई वोल्टेज तकनीक इस्तेमाल की गई है जो आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारों में देखने को मिलती है। इस वजह से ये मोटरसाइकिल तेज चार्जिंग को सपोर्ट करती है और कई मौजूदा कार चार्जिंग नेटवर्क के साथ भी काम कर सकती है, जो इसे खास बनाता है। Electrification of two-wheelers globally is not in the space where India's two-wheeler segment is. So in this segment, there's a requirement for a lot of innovation, a lot of new tech to be built out, a lot of the supply chain itself to be kind of built from scratch. लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस नए भारत की है जहां युवा एंटरप्रेन्योर मेक इन इंडिया बल्कि भारत तक नहीं, बल्कि पूरे विश्व तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहा है। आज कुछ युवा इंजीनियर ऐसी इलेक्ट्रिक तकनीक विकसित कर रहे हैं जो भविष्य में लोगों को हवा में उड़कर सफर करने का विकल्प दे सकती है। जी हाँ, IIT मद्रास से निकला हुआ कुछ युवा इंजीनियरों का एक स्टार्टअप इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित कर रहा है। ऐसे विमान जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सके और इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित हो। इनका उद्देश्य शहरों में बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और कम समय में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। These require much less infrastructure in terms of landing space, particularly the one that we are developing. We believe that in the next decade, the skies will actually be much more organized and will probably get to about a quarter of the road transport. सालों से फ्लाइंग टैक्सीज साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज युवा इंजीनियर इस तकनीक को वास्तविकता में बदलते दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि आगे चलकर यानी भविष्य में ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा समाधान बेहतर सड़कें ढूंढना नहीं या ढंग की सड़कें ढूंढना नहीं, बल्कि उनके ऊपर से उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना हो सकता है। जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर आसमान में एयर मोबिलिटी तक भारत के युवा युद्ध में दिखा रहे हैं कि वे सिर्फ दुनिया की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य की तकनीक विकसित कर रहे हैं। यही इनोवेशंस हमारे देश को स्वच्छ, स्मार्ट और आत्मनिर्भर मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आपने लैवेंडर का फूल तो ज़रूर देखा होगा, उसकी खुशबू को भी महसूस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बैंगनी फूल आजकल जम्मू कश्मीर के किसानों की ज़िंदगी बदल रहा है। लैवेंडर की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। इसके फूलों से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लैवेंडर की खेती विकास की नई कहानी रच रही है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैले ये बैंगनी खेत किसी फूलों की घाटी जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं खिल रही, बल्कि उग रहा है लेवेंडर, एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू दुनिया भर में पसंद की जाती है। और आज यही फूल ठंडे पहाड़ी इलाकों के किसानों की तकदीर बदल रहा है। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों लेवेंडर की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, खासकर जम्मू का भदरवा इलाका, जो आज इस बैंगनी क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भदरवा के पहाड़ों के और खेतों के बीच खिल रहे ये पर्पल फ्लावर्स सिर्फ खूबसूरती की पहचान नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। भदरवा में इस महकती क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय प्रगतिशील किसान भरत भूषण को जाता है। एक समय था जब वो अपने खेतों में पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन उनसे सीमित आमदनी होती थी। लेवेंडर की खेती अपनाने के बाद उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे आसपास के दूसरे किसान भी इस खेती से जुड़ने लगे। और लेवेंडर की खेती से हमें 4 गुना फायदा मिल रहा है। 4 से भी ज्यादा था, लेकिन मैं कम मान के चलते हैं तो तब भी 4 गुना, हम जितने भी किसान इसके साथ जुड़े हैं तो सबको 4 गुना फायदा हो रहा है। मुनाफे की इस खुशबू ने यहाँ के युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित किया है। अर्जुन रायना ऐसे ही एक युवा कृषि उद्यमी हैं, जो सिर्फ लेवेंडर की खेती ही नहीं करते, बल्कि उसका तेल निकालने का काम भी करते हैं। यही तेल आगे चलकर साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू और कई दूसरे उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे मार्केट में लेवेंडर का सोप आ रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनसे भी पहले एक इंडस्ट्री रहता है जो उसको फाइन फ्रेग्रेंस पे कन्वर्ट करता है। वो इंडस्ट्री हमसे ये परचेज करता है और उन कंपनियों के मुताबिक उसको बेच रहा है। और अभी मैं कहूँगा कि भदरवा में कहीं न कहीं यूथ भी इसमें काफी एंगेज हो गया है। यानी अब ये क्षेत्र सिर्फ पारंपरिक खेती या कच्चा माल बेचने तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ लेवेंडर की पूरी वैल्यू चेन विकसित हो रही है। यहाँ कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं, जहाँ खेतों से लाए गए फूलों से डिस्टिलेशन के जरिए तेल और अर्क निकाला जाता है और फिर उन्हीं से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। के तेल के साथ तैयार हो रहे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे खेती के साथ वैल्यू एडिशन मिलकर इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट की जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में CSIR, IIM जम्मू जैसी संस्थाएं भी तकनीकी सहयोग दे रही हैं। आज इन यूनिट्स में रोजमर्रा के इस्तेमाल के 20 से ज्यादा उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। खेती तक सीमित नहीं रहे हम। खेती के बाद हमने 2017 में एक फैक्ट्री इंस्टॉल इसमें शुरू की, जिसमें हमने वैल्यू एडेड 19 प्रोडक्ट बनाए, जिसमें हेयर ऑयल है, बाम ऑयल है, टीज है, लेवेंडर टी है, सोप है, सोप के साथ साथ अगरबत्तीज हैं। इन यूनिट्स में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आयात किए जाते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी पहचान मिल रही है। वो बाहर मुल्क में भी जा रहे हैं, उससे भी इंडिया का नाम निकल रहा है और अच्छी कमाई हो रही है, सबकी अच्छी कमाई हो रही है। कभी सिर्फ पारंपरिक खेती के लिए पहचाने जाने वाला भदरवा आज लेवेंडर की खुशबू के साथ विकास की नई कहानी लिख रहा है। जब खेती को विज्ञान, इनोवेशन और उद्यमिता का साथ मिलता है तो खेत सिर्फ फसल नहीं उगाते बल्कि नए अवसर भी पैदा करते हैं।
सही मायनों में तभी सार्थक होता है जब पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए। आज हम एक ऐसी खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये 2047 तक 5 करोड़ पौधे लगाकर 100 हरित गांव बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में देखेंगे कुछ और खास प्रयास जिससे कुदरत को सहेजने की कोशिश हो रही है। राजस्थान के थार मरुस्थल में जहां हरियाली का टिक पाना भी चुनौती है, एक व्यक्ति इस तस्वीर को बदलने में जुटा है। मिलिए विष्णु लांबा से, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो बंजर जमीन को हरियाली, जीवन और उम्मीद की नई पहचान दे रहे हैं। कहते हैं एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, लेकिन राजस्थान के विष्णु लांबा ने अपना पूरा जीवन ही पेड़ों को समर्पित कर दिया है। राजस्थान के टोंक जिले के छोटे से गांव लांबा में जन्मे विष्णु लांबा का प्रकृति से जुड़ाव बचपन से ही रहा। महज 5 वर्ष की उम्र में मां के साथ लगाया गया एक पौधा उनके जीवन का मिशन बन गया। पिछले 3 दशकों में उन्होंने अपनी टीम के साथ करोड़ों पौधे लगाकर उनका संरक्षण किया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कई परियोजनाओं का विरोध कर लाखों पेड़ों को कटने से बचाया। आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। आज का युवा कल का नागरिक है, इसलिए मैं आज के युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। हमारे पूर्वज पेड़ नहीं कटने दिया, उन लोगों ने गर्दनें कटवा दी। जीव जंतुओं का शिकार नहीं होने दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा चींटी में भी जान होती है। और इन सब उदाहरणों को ध्यान में रख करके हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि भारत का सबसे हरित प्रदेश आपका प्रदेश हो सकता है क्या। विष्णु लांबा के पर्यावरण संरक्षण कार्यों की पहचान संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। उन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है हरियाली से मुस्कुराता समाज। उनका लक्ष्य है 2047 तक 5 करोड़ पौधे लगाकर 100 गांवों को आदर्श हरित ग्राम बनाना। एक छोटे पौधे से शुरू हुआ सफर बड़े पेड़ों में बदल चुका है। विष्णु लांबा की कहानी हमें बताती है कि बदलाव की ताकत केवल बड़े बड़े सपनों से नहीं, बल्कि छोटे संकल्पों से भी शुरू हो सकती है। युवा सिर्फ पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कैमरों के जरिए वनस्पतियों, वन्य जीवों और जैव विविधता की अनमोल दुनिया को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम पहुंचे इंदौर के राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के छात्र जो प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति गहरी रुचि रखते हैं, कैमरे और नोटबुक के साथ क्षेत्र की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। जंगल को समझना सिर्फ जानवरों को देखना नहीं है। यहाँ के युवा पक्षियों की गिनती करते हैं, तितलियों का संरक्षण करते हैं, उनकी प्रजातियों को दर्ज कराते हैं और इस सब को अपने डेटाबेस में सेट करते हैं। कैमरे में कैद हर तस्वीर और नोट की गई हर जानकारी को ये युवा मोबाइल ऐप पर दर्ज करते हैं। इस तरह राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य की जैव विविधता का एक जीवंत दस्तावेज तैयार हो रहा है, जो वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसमें हम लोग अलग अलग स्कूल्स और अलग अलग नेचर वॉक या ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स के लिए करते हैं, जिससे अवेयरनेस और सिटीजन्स के साथ कनेक्शन हो नेचर के साथ। उसके अलावा हम लोग ग्राउंड अगर अपन देखें तो हम लोग मल्टीपल सर्वेज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड उसमें सिटीजन सर्वेज जो होते हैं, साइंटिफिक सर्वेज जो होते हैं, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई पौधों से धरती को हरा भरा बना रहा है, तो कोई कैमरे के जरिए जैव विविधता को सहेज रहा है। ये युवा दिखा रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की नींव है। यही है नेक्स्ट जेन भारत, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।